वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग जो है आज की जो वीडियो है वो टाइम पे 1 बजे सुबह नहीं दे पाए, लेकिन अभी जो है ये वीडियो अपलोड की जाएगी आप सभी के लिए, ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो आप लोगों का। इसी के लिए ये वीडियो जो है अभी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप में से किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप पीडीएफ की पूरी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं कि कैसे ये पीडीएफ ली जा सकती है और इसके पीछे का सारा कुछ आप ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे आज के आर्टिकल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले परिसीमन कमीशन, जिसे हम डिलिमिटेशन कहते हैं, फिर एक ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट, फिर है चाइना की प्रेजेंस जो कि प्रशांत क्षेत्र जो है पूरा साउथ पैसिफिक रीजन में कैसे देखने को मिलती है, फिर रूस जो है वो गेहूं के प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा हुआ है, फिर है भारत और यूएई के आपस के संबंध, और है फिर आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एक रिपोर्ट है जो, तो हम इसमें सबसे पहला देख लेते हैं डिलिमिटेशन। अब क्या बात है भाई, अब यहाँ पर आपको पता है कि 2024 का सेंसस होने वाला है। अब जब जब सेंसस होगा भाई, पहले बाउंड्री मार्क तो की जाएगी, डिलिमिटेशन परिसीमन तो किया जाएगा। तो जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक ये कैसे पता लगा ले कि भाई क्या क्या किस प्रकार से है। तो उसके लिए यहाँ पर परिसीमन एक जो है एक कमीशन बैठती है और वो पूरा चेक करती है और उस हिसाब से पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो अब क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल कि भाई एक निर्वाचन क्षेत्र में कितने लोग हैं, उसके लिए ये सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको ये बताते हैं कि भाई क्या होता है ना कि किसी की लोकसभा की सीट बढ़ गई है, कहीं पर कम हुई है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई लोकसभा की सीट जो है वो हर जगह बराबर है। ऐसा तो होता नहीं है, और लोगों की जनसंख्या भी बराबर नहीं होती है। तो उसके लिए क्या होता है, हर स्टेट के लिए यहाँ पर एक परिसीमन समिति जो है वो बनाई जाती है। ठीक है भाई, तो इसमें हम कोई पूर्वानुमान नहीं लगाने वाले कि भाई इतनी बढ़ेगी यहाँ पर, इतनी घटेगी यहाँ पर। किसी भी प्रकार का कोई पूर्वानुमान नहीं किया जाएगा। और ये जो परिसीमन होगा ये पूरा एक स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। इसे हम कहते हैं परिसीमन, मतलब कि एक एरिया के जो है निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण कर दिया जाता है। और ये हर सेंसस के बाद की जाने वाली एक प्रक्रिया है, ताकि हमें ये पता रहे कि किस एरिया में किस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, ये उसी के लिए किया जाता है। इंडिया में ये काम करने के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन एक जो है आयोग का निर्धारण किया जाता है आर्टिकल 82 के अनुसार। और इसमें फिर आपको पता चलता है कि भाई किसकी कहाँ की लोकसभा की सीट बढ़ने वाली है और घटने वाली है। ये क्या क्या चीजें देखती है, ये देखती है कि एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं में वहां पे सीमाएं क्या होंगी, और वहां पे एससी एसटी की पॉपुलेशन कितनी रहती है। क्योंकि एससी एसटी की पॉपुलेशन के हिसाब से तो रिजर्वेशन चलेगी ना यार, आपको पता ही है ये बात तो, कि रिजर्वेशन के लिए एससी एसटी देखा जाता है यहाँ पर, है ना, पॉपुलेशन देखना जरूरी है। तो वही है यहाँ पर एक व्यक्ति एक वोट, इसका सिद्धांत जो है वो एक परिसीमन का प्रमुख सिद्धांत है, जिसके अंदर हर व्यक्ति को अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए समान अधिकार देने की बात की गई थी। जिसमें जिसमें जो परिसीमन है वो ये देखता है कि चुनावी प्रक्रिया जो पूरी होने वाली है वो निष्पक्ष है और जनसंख्या का जो है एक समान प्रतिनिधित्व होता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन आप पढ़ सकते हो, ये 1992 के एक्ट के तहत है, हर सेंसस के बाद की जाती है। और अभी अगर मैं बात करूं कि अभी तक कितनी बार इसको बनाया जा चुका है, तो अभी तक इसको 4 बार 1992, 63, 73 और 2002 में बनाया गया था। 2020 में बोला गया था बनाने के लिए, और इसको रंजना प्रकाश देसाई जो है न्यायमूर्ति द्वारा गठित किया। और ये जो कमीशन है ये अपनी फाइनल रिपोर्ट 2023 में सबमिट करेगी। और ये प्रक्रिया जटिल और विवादास्पद वाली दिखने को मिलती है, और इसी का चुनावों पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखो यार, एक जगह पे कितने चुनावी लोग हैं वो इसी पे निर्भर करता है ना, वहां पे वोटर्स कितने हैं, उनका नेचर किस प्रकार से है, वो किस पार्टी को फेवर में करते हैं। तो इलेक्शन के अंदर तो इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आता है, इलेक्शन में तो उसको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हर चीज को यहाँ पर चेक करते हुए बनाती है, आप देख लो।
ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये इन इन चीजों को, इन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पूरा एक प्रोसेस तैयार करती है। और इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पूरे उसके ऊपर? नंबर ऑफ सीट बढ़ जाती है, क्योंकि अभी नई पार्लियामेंट भी आ चुकी है। अब हमारी नई संसद आ गई है, और नई संसद आई है तो उसके लिए हमारा संसद पे प्रभाव भी पड़ेगा। नई संसद की कैपेसिटी बढ़ गई है। लोकसभा, राज्यसभा 888 सीट्स हो गई है लोकसभा की, टोटल कुछ 1200 सीट्स हो गई हैं। तो ये सीट्स जो है वो बढ़ गई है ना। तो अगर सीट्स बढ़ी हैं तो अपने को प्रभाव भी तो देखने को मिलेगा ना इन बढ़ी हुई सीट्स का। तो पहले चेंज तो करें जाके, तभी तो प्रभाव देख पाएंगे। तो ये प्रभाव जो देख रहे हैं वो इसी के चेंजेस में हमें देखने को मिलेगा। बाउंड्री में भी चेंज आएगा, हर स्टेट को अपनी बाउंड्री बतानी पड़ेगी भाई कि इसमें इतना है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो जाता है, उससे हमें ये समझ में आता है कि भाई क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ है। इसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरा चेंज भी हो जाता है, राजनीतिक परिदृश्य में भी पूरा परिवर्तन आता है। ठीक है भाई। बाकी डिलिमिटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि ये कुछ राजनीतिक दलों को फेवर कर देती है, कई बार ऐसा हो गया है। कई बार ऐसा क्या है कि भाई ये इसका उपयोग सबसे बड़ा जो है वो इसी के लिए होता है कि भाई एससी एसटी पॉपुलेशन पूरी तरीके से जो है सही तरीके से पता चले। पर हमेशा जरूरी नहीं है कि एससी एसटी पॉपुलेशन का ये सही आकलन करती है। तो कई बार इसको जो है इसके ऊपर गलत इल्जाम भी लगाए गए हैं, कई बार इसके ऊपर गलत चीजें भी देखी गई हैं कि ये सही तरीके से अपना आकलन नहीं करती है। तो ये भी इसके ऊपर इल्जाम, देखो ये तो आम सी बात है, कई बार पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करना। तो ये सब बातें तो काफी आम सी हैं, और इसमें ये देखने को मिलती है। ठीक है। इसमें हमें ये पता चलता है कि भाई किस राज्य में पहले के मुकाबले जो जनसंख्या है वो वृद्धि हुई है, और किस में जनसंख्या में कमी आई है। तो हमें सारी सुविधाएं के बारे में पता चल जाता है कि भाई कहाँ पे कमी है और कहाँ पे ज्यादा है। तो एक बहुत ही हेल्पफुल टूल की तरह काम करती है। और अगर जिसकी सीट बढ़ा दी गई है, इसका मतलब वहां पे जनसंख्या बढ़ गई है, उस स्टेट ने काम नहीं किया है अपनी जनसंख्या को रोकने में, या वहां पर अपने चीजों को सुधारने में काम उतना कर नहीं पाई है, सक्षम नहीं हो पाई है। तो उससे हमें ये सारी चीजें, इन सब चीजों के बारे में पूरा आकलन मिलता है, सारी चीजों के बारे में समझ आती है कि कहाँ पर क्या क्या चीजें करी गई। समझे भाई बात को? तो ये है आपका पूरा एक आर्टिकल जो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या चीजें की जा रही है। डिलिमिटेशन कमीशन देखो, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इसके ऊपर कई बार पूछ लिए जाते हैं आर्टिकल्स, तो उसको लर्न करना। ठीक है भाई, ये भी पढ़ लो भाई। अगर कई बार आपसे उसकी डेफिनेशन वगैरह पूछ लेता है, तो डेफिनेशन के लिए आपको मैंने एक पूरा एक आर्टिकल में लिख दिया है, ये है इसकी पूरी तरीके से डेफिनेशन। हाँ भाई, क्लियर है बात सबको? इस प्रकार से हो जाएगा ये लर्न। ये छोटा सा एक बात आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगला, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? जो वैश्विक रूप से साउथ में है। साउथ का मतलब क्या है? जो दक्षिण दक्षिण के इलाके हैं, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये सब। ठीक है। इसमें इंडिया और चाइना भी आता है। ये ग्लोबल साउथ एक ऐसा है, ये सारी वो कंट्री है जहां पर कई बार गरीबी और कम जीवन प्रत्याशा, इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनको। तो ग्लोबल साउथ का मतलब होता है, ग्लोबल साउथ मतलब वैश्विक रूप से ये काफी ज्यादा मतलब साउथ में पड़ते हैं, नॉर्थ नहीं है। नॉर्थ में तो फिर नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। तो इस तरीके से है ये चीज। बोला जा रहा है भाई कि काफी हद तक इनकी जो है अब आगे बढ़ेगी पावर। ब्रिक्स भी इसके अंदर भी वही है, ब्रिक्स में भी सारे साउथ साउथ है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पांचों ही अपने अपने कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं साउथ में ही आती हैं, है ना। तो उस प्रकार से ये एक इनिशिएटिव होगा जो कि ये बताएगा कि भाई साउथ साउथ की चीजें हैं यहाँ पर। और अब ये क्या क्या कर सकता है भाई? ये हमारे साउथ साउथ इकोनॉमिकली हमें बढ़ावा देगा, ट्रेड में इंक्रीज करेगा, हमारी एफडीआई को बढ़ावा दे सकता है। और ये सारी कंट्री मिलकर के पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को साथ में चला सकते हैं। साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए इश्यूज क्या है? सबसे पहली चीज तो शक्ति का असंतुलन रहता है, शोषण के कार्य देखने को मिलते हैं।
पर्यावरण की चिंताएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सब चिंताएं जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये इस चीज को खत्म करेगा। जैसे हमने देखो यार क्वाड बना दिया, ब्रिक्स बना दिया, आसियान बना दिया, इतने सारे नेशंस का ग्रुपिंग बना दिया। अब इतनी ग्रुपिंग्स है तो ये ग्रुपिंग्स कुछ ना कुछ तो काम कर ही रही है ना। तो ऐसी उसी प्रकार से ये ग्रुपिंग में एक ग्लोबल साउथ भी ग्रुपिंग है, जिसमें साउथ साउथ की कंट्रीज है सारी, ये भी अपना काम देखेगी। ऑब्जेक्टिव सबका यार ले देके एक ही है। आप देखो ना, नोटिस करो, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही आता है। किसी का कोई अलग है ऑब्जेक्टिव? नहीं है। सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई क्या करना है, ग्रोथ करना है। क्या करना है, जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करना है। एनवायरमेंट में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है। जो फाइनेंसेस की कमी चल रही है उसको सही करना है। ठीक है। साथ ही साथ जो ऑयल का प्रॉब्लम चल रहा है, या पॉवर्टी का प्रॉब्लम चल रहा है, या कितनी भी जो समस्या है ना, उनको आपस में दूर करते हुए चल रहा है। तो वही बात है इसके अंदर भी। इसका भी सेम ही बात चल रही है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो ये है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, ये आप देख सकते हो। ग्लोबल नॉर्थ में क्या क्या आता है, ये सारे इलाके आते हैं। नॉर्थ अमेरिका, पूरा यूरोप। और साउथ में देखो, ग्लोबल नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया भी आता है। एक बात ये भी जरा ध्यान रखना, ग्लोबल नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया भी आता है, जबकि ग्लोबल साउथ में हमारा पूरा ये लैटिन अमेरिका, मतलब ये पूरा इलाका, लैटिन अमेरिका पता है ना आप लोगों को, ये सारा, ये पूरा लैटिन अमेरिका है, जिसमें मेक्सिको, पूरा सेंट्रल अमेरिका और पूरा साउथ अमेरिका, ये सारा इलाका आता है। और ये सब अफ्रीका, एंटार्क्टिका, इंडिया, चाइना, ये सब किस में आता है, ग्लोबल साउथ। तो ज्यादा से ज्यादा हमसे क्या सवाल कर सकता है कि भाई ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में आप डिफरेंस बताओ, या कंट्रीज के नाम प्रीलिम्स में हमसे पूछ सकता है कि ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, उनके नाम हमसे पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला भाई आर्टिकल है हमारा कि जो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र है वहां पे चीन की उपस्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि सोलोमन आइलैंड और चाइना ने आपस में डील साइन करी। अब सोलोमन आइलैंड जो है वो एक आइलैंड कंट्री है, जो कि कहाँ पर है, ठीक है, ये अलग से एक कंट्री है साउथ पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो देखो भाई, चाइना अगर वहां पे साउथ पैसिफिक में, प्रशांत महासागर में अगर देखने को मिलेगी, तो वहां पर जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, इंडिया के लिए प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर भी चाइना आ गया, पहले तो हम ये परेशान थे कि भाई ये दक्षिण चीन सागर में आ रहा है, साउथ चाइना सी में, अब तो साउथ चाइना सी को छोड़ो यहाँ पे भी आ गया ये। तो ये प्रॉब्लम रेस करता है अपने में दिक्कतें ये लेकर के आ रहा है कि भाई क्या, ये तो गलत हो गया है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर सोलोमन आइलैंड की जो सरकार है, उन्होंने यहाँ पर ताइवान को बीजिंग का पार्ट मान लिया। उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है ना, उसको भी मान लिया। मतलब ये तो फिर चाइना हर कंट्री को यहाँ पर अपने बहकावे में ला करके जो है प्रस्ताव को बढ़ाता जा रहा है। इसी को कंट्रोल करने के लिए तो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने क्वाड बनाया था। पर चाइना क्वाड से लड़ने के लिए तैयार हो गया भाई, तो अपना नई नई चीजों को और कर रहा है। तो ये तो भाई समस्या वाली बात हो गई ये वाली। तो यही चीज है इसके अंदर। ठीक है। यहाँ पर ये क्योंकि पैसिफिक आइलैंड पे तो यार अपने इंडिया, यूएस से जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब का कब्जा है, क्योंकि उधर का इलाका है। तो अब यहाँ पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा तो फिर हमारे को इंटरनेशनली प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी ना। तो ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय के रूप में निकल के आ रहा है। ठीक है भाई, पढ़ते जाओ इस पूरी बात को, यहाँ पर आपको समझ में आता जाएगा। राजनयिक समर्थन को अलग कर रहा है। विदेशी सैन्य अड्डों का वहां पे निर्माण करेंगे ना, मिलिट्री बेसिस हम उसको कहते हैं। नेवल बेसिस हो गए, नौसेना के अड्डे बनाना होगा, ये सब अड्डों का निर्माण करेगा। तो इसलिए इंडिया ने यहाँ पर क्वाड वगैरह की ग्रुपिंग्स भी बनाई थी, ताकि इस चीज को रोका जा सके, या हम लोग एक तैयारी करें आगे बढ़ने के लिए। तो वही है कंक्लूजन इसके अंदर कि अब सब लोग यहाँ पर मिल करके आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही ना। देखो भाई, ये है लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया के पास में सोलोमन आइलैंड है। ये पपुआ न्यू गिनिया, पीएनजी का मतलब पपुआ न्यू गिनिया। ये मैंने इसलिए लिखा है इस मैप में, ये वाला मैप इसलिए लिया क्योंकि पपुआ न्यू गिनिया भी न्यूज में था। मोदी जी गए थे ना यहाँ पर विजिट करने, ये वही है। फिर ये सोलोमन आइलैंड है, ये वनांतु है, और ये फिजी, ये सब ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ते हैं। और ये क्या है, ये है न्यूजीलैंड। और ये क्या छोटा सा उसके नीचे की तरफ पड़ता है, ये है तास्मानिया। और ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच में जो एक स्ट्रेट पड़ती है, इसका नाम क्या है, बास स्ट्रेट। ठीक है भाई, याद करना भाई, इन सब नामों को बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है हमारे लिए सब याद करना।
ठीक है, तो देख लो भाई, लिख दिया मैंने आपको यहाँ तक सारी चीजें कि चाइना जो है इन सब रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की पूर्णतः कोशिश करने में लगा हुआ है। अगला है भाई यहाँ पर, रशिया आज के टाइम पे जो है यूक्रेन से भी आगे बढ़ के और वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पर वीट का एक्सपोर्ट प्रमुख निर्यातक के रूप में आ चुका है। ठीक है भाई, रशिया के वीट की डिमांड बढ़ती जा रही है, इंडिया भी रशिया से वीट को मंगवा सकता है, ये भी बात याद रखना। ठीक है, पहले भाई यूक्रेन का बहुत हुआ करता था, अब यूक्रेन का बहुत कम हो करके रशिया का जो वीट का प्राइस है और वीट की जो एक्सपोर्ट वाली जो पूरी सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा उछाल पे आ चुकी है। आप रीड कर सकते हो डेटा को भी। तो वेस्ट यूरोपियन वीट जो है वो यहाँ पर 25 से 30 डॉलर ज्यादा है, जिसकी वजह महंगा हो गया, जिसकी वजह से रशिया का जो वीट है वो बहुत ज्यादा लोग पसंद करने लग गए हैं। और रशिया जो है यहाँ पर मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया में है, जिसमें से इजिप्ट, इराक, अल्जीरिया काफी ज्यादा लेते हैं। इसी के लिए ऑलरेडी एक इनिशिएटिव भी चल चुका है, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, यूएन और टर्की ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसके अंदर यहाँ पर जो है अलग से यूक्रेन के शिपिंग करने के लिए ओडेसा, क्रोनमस्क और यूजिनकी के अंदर पोर्ट भी बनाए गए थे। यूक्रेन का जो वीट है वो अब यहाँ पर काफी हद तक जो है वो शिफ्ट हो गया है और रशिया की तरफ जो है इसका ध्यान हो गया है। और इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि भाई जैसे पुअर मानसून होता है, खराब मानसून है, बारिश की वजह से चावल की फसल को नुकसान हुआ है, तो उसकी वजह से हम लोगों को बाहर से मंगवाना पड़ सकता है। और रशिया के पास बहुत सारा अमाउंट में गेहूं है, कीमत भी कम है, तो ठीक है ना, हम ले भी सकते हैं। ठीक है, तो यूक्रेन की क्षति पूर्ति करने के लिए भारत के पास गेहूं का निर्यात करने का भी विकल्प है, तो ये भी एक याद रखिएगा। तो अभी ये न्यूज में चल रहा था, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लोकेशंस देख लो भाई, सारी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। हाँ भाई, अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में जो है इंडिया और यूएई ने अग्रीमेंट साइन किया है, उसी के ऊपर आर्टिकल है कि हम लोग आपस में जो ट्रेड करेंगे ना, उनका आपस में ट्रांजैक्शन जो होगा वो किस रूप में करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग अपनी एक दूसरे की करेंसी के रूप में पूरा ट्रांजैक्शन करेंगे, इसी के लिए यूएई और इंडिया के बीच में साइन किया गया है। अब क्या साइन हुआ है भाई कि अब जो हमारा जितना भी ट्रेड होगा आपस में वो इंडिया के रुपए में और यूएई के दिरहम में किया जाएगा। डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको खत्म करने के लिए, जिसको हम कहते हैं डी डॉलराइजेशन, समझे? मतलब डॉलर का जो इतना ज्यादा अमाउंट है उसको कम किया जाएगा। मतलब कि आप जो भी आयात और निर्यात कर रहे हो वो आप आपने अपनी अपनी करेंसी में कर सकते हो। और आप पेमेंट के सिस्टम में भी, मैसेजिंग के सिस्टम में भी दोनों जो है वो एक करेंगे साइन। दिल्ली का कैंपस है जो आबू धाबी के अंदर, वहां पे आईआईटी दिल्ली जो है उसी का एक कैंपस वहां पर भी बनाया जा रहा है आबू धाबी में। आबू धाबी कहाँ है? यूएई में। तो ये रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, उसी के लिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि अभी इंडिया यूएई का जो ट्रेड है ना वो बहुत बढ़ रहा है, 85 बिलियन डॉलर बढ़ गया, इसकी वजह से यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक हो गया और भारत का सबसे दूसरा बड़ा निर्यात स्थान बन गया। तो ये जरूरी भी है ना इसी के लिए। ठीक है, इसी के लिए ये स्टेप पूरा लिया गया है। बात को समझ में आ गया ना सब लोगों को कि बात क्या है इसके? बात बेसिकली ये थी कि इसके अंदर दोनों कंट्रीज आपस में, ठीक है भाई, ये सारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में याद रखना। ठीक है, ये सब चीजें मतलब आपको पता होनी चाहिए कि अभी ये सब कुछ डिसाइड किया गया है। लास्ट आर्टिकल हमारी आती है रिपोर्ट आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2023, जिसके अंदर अब ये रिपोर्ट आई है जो कि जेनेवा में पब्लिश हुई थी, जिसने ये बताया कि भाई आपदा प्रबंधन में क्या सिचुएशन, आपदा प्रबंधन कैसे कैसे संभाली जाती। तो आपदा प्रबंधन के मामले में भाई इन्होंने ये बोला है कि पिछले 50 सालों में जो आपदा के जो इंसिडेंट है वो 5 गुना बढ़ गए हैं। 5 गुना भाई साहब, 5 गुना। ठीक है भाई,
तो इतना ज्यादा आपदा के जो है वो बढ़ चुके हैं, क्रॉप फेलियर बहुत ज्यादा हो चुका है। सबसे ज्यादा अफ्रीका में तो बहुत ज्यादा ही बोला जाता है इस चीज के लिए। अफ्रीका की सरकार उतना ध्यान ही नहीं देती, या फिर करना चाहती है तो उतना कर नहीं पाती है। और सबसे पहले लोचशीलता, रेजिलियंस की जरूरत है, जिसमें आप पूरा हजार्ड से निपटने के कार्यक्रम भी करो, पर निपटने के कार्यक्रम आज भी अच्छे से नहीं किए गए हैं। तो निपटने का कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, कि मतलब ठीक नहीं किया गया। निपटने के कार्यक्रम तो बहुत है, पर वो सही से तैयार नहीं हुए दोनों सरकार द्वारा। ठीक है। उसके बाद इसी में जो है आपदा जोखिम को रोकने के लिए जो रिकॉर्डेड डिजास्टर है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आप देख सकते हो जनसंख्या 711 से लेकर के 4000 तक बढ़ गए हैं। क्रॉप फेलियर, फसल की बर्बादी बहुत कॉमन हो चुका है। तो ये हर पॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख दी इधर, कि ये सब हुआ है। ठीक है। लोचशीलता, रेजिलियंस, प्रणाली, समुदाय, समाज के खतरे का सामना करना, कम करना, सुनिश्चित करना कि भाई समाज जल्दी से ठीक हो सके। अब आप ही देखो आपदा कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया की बात कर लो, कितना हो गया डिजास्टर रिस्क का रिडक्शन जो है वो रेट वो कितना बढ़ चुका है। उसकी रिकमेंडेशंस भी यही है कि भाई हमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों से यहाँ पर पैसा लेकर के इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट को इस प्रकार से करना चाहिए कि सारी चीजों को जो है हम लोग एक बेहतर तरीके से निपटा सके। रेजिलियंस, लोचशीलता, बिजनेस के प्रोजेक्ट्स को, फंड को ऐसे करना चाहिए ताकि हम लोग सारी चीजों को नाप सके और तैयारी कर सके। ठीक है भाई। अब आता है भाई यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन जो है अलास्का का पेनिनसुला। अलास्का जो है यहाँ पर यूएसए में है। यूएसए की एक बहुत लंबी संकरी पट्टी, एक नैरो स्ट्रिप है, जो कि पैसिफिक को ब्रिस्टोल बे से सेपरेट करती है। अलास्का की मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये रशिया है, इधर इधर पैसिफिक ओशन है, बीच में बेरिंग सी है, ऊपर आर्कटिक ओशन है। ठीक है। ये अलास्का है ऊपर। अलास्का, यहाँ पे कनाडा, यहाँ पे यूएसए बना हुआ है। अलास्का यूएसए का ही पार्ट है, जो कि रशिया ने गिफ्ट दिया था। असल में रशिया का पार्ट था, पर ये गिफ्ट किसको दे दिया गया था? किसको दिया था? ये गिफ्ट दे दिया गया था यूएसए को, तो तब से यूएसए के पास में है। ठीक है। इनको यहाँ पर ब्रिस्टोल की बे, ये लिखा है ब्रिस्टोल बे, इसको सेपरेट करती है। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है कि ये भी एक चीज है। ठीक है। तो इसमें सारी स्टेटमेंट्स अपने आप में ठीक लिखी हुई है, आप पढ़ लो इनको। सारी की सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही लिखी हुई है। लास्ट क्वेश्चन आज का कहता है भाई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो स्कीम भारत की चल रही है वो, ये जो है एक स्कीम, ये आप देखो भाई, पढ़ो इसके बारे में, सारा कुछ लिख दिया इधर। मिनिस्ट्री भी आपके सामने मैंने लिख दिया भाई, इसकी कौन सी मिनिस्ट्री है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री, जो यहाँ पर आपको ये बताएगा कि अगर आपने कभी किसी से भी डेट लिया है, आपने कोई भी ऋण लिया है, उसकी आपको हेल्प करने के लिए 1 लाख करोड़ का यहाँ पर एफपीओ और सबको दिया जाएगा, अलग से बनाया गया है इसके लिए। और स्कीम जो है ये 2020 से लेकर के आगे 2029 तक अच्छी खासी ये स्कीम चल रही है, पूरे 10 सालों के लिए बनाई गई। देख लो भाई, इस चीज को पढ़ लो अच्छी खासी, ये 2029 दिसंबर तक चलेगी, 10 सालों तक पूरा कंप्लीट करेगी अपनी इस चीज को। तो ये है अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप लोगों को जो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चंस भी आपको मैंने दे दिए हैं, बट आप लोगों को क्या दिमाग में रखना है कि जितना आप डेली पढ़ रहे हो और जितना आप यहाँ पर पढ़ रहे हो रिलेटेड टू मंथली वाले, ठीक है, तो ये सब आपको दिमाग में रखना है कि भाई आप जो जो करते जा रहे हो, जो जो समझते जा रहे हो, हर एक के नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं, हर एक टॉपिक के। ठीक है। तो नोट्स बनाना बेहद जरूरी है पूरे के लिए। कोशिश करना कि आप हर प्रकार के नोट्स अच्छे से यहाँ पर बना सको। ठीक है भाई, हो जाएगा सभी लोगों को ये चीज। तो इस तरीके से आप लोगों से सेम सेम जो है सवाल कर सकते हैं। बाकी मंथली वाली भी कई लोग पूछते हैं मंथली का क्या करें, तो देखो मंथली वाली भी सुननी बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं कि मंथली को छोड़ के आपका काम चल जाएगा, मंथली वाली भी आपको एग्जैक्टली ही पढ़नी है। तो मंथली वाली को भी नहीं छोड़िएगा, सब लोग इसको भी कंप्लीट करना। ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करना, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।